नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं के विषय में चर्चा करेंगे। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के 5वें अध्याय में हमें गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं का सामान्य अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत गद्य साहित्य के नाटक, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र और पद्य साहित्य में खंडकाव्य, महाकाव्य, कविता, छड़िका इत्यादि के विषय में कुछ सामान्य जानकारियाँ, सामान्य तथ्यों को तथा विद्वानों के विभिन्न मतों को और उन मतों में पाए जाने वाले अनेक अंतरों को समझना है। हिंदी साहित्य की विधाएँ ये हमारा मुख्य बिंदु है और इस बिंदु के अंतर्गत हमें गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के जिन विधाओं को पढ़ना है, उन विधाओं में एक ऐसा बिंदु है जो लगभग समस्त प्रकार की कहानियों में, सभी नाटकों में, एकांकियों में और यहाँ तक कि पद्य साहित्य में भी उसका प्रयोग अक्सर किया जाता है। इस एक आधार वाक्य को ध्यान में रखते हुए सभी रचनाओं को लगभग पूरा किया जाता है। ये आधार वाक्य है: सत्यम, शिवम, सुंदरम। साहित्य में इस आधार वाक्य को ध्यान में रखते हुए उसकी रचना को आगे बढ़ाया जाता है। सत्यम, शिवम, सुंदरम का तात्पर्य इतना है कि सत्य को हम उद्घाटित कर सकें, प्रदर्शित कर सकें, समाज को दिखा सकें और वास्तविकता से समाज को परिचित करा पाएं, और वही श्रेष्ठता है, वही सुंदरता है। किसी विद्वान ने कहा था कि यदि हमें किसी देश का इतिहास जानना है, किसी देश का इतिहास पढ़ना है, तो हमें उस देश का साहित्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी देश के इतिहास को जानने का सबसे आसान और सरल मार्ग जो है वो उस देश के साहित्य को पढ़ने का है। हम किसी भी देश की व्यवस्था, किसी भी देश की रहन सहन, किसी भी देश के विचार, किसी भी देश के व्यवहार को अगर हमें पढ़ना है तो हमें उस देश का साहित्य पढ़ करके उस देश के विषय में जानने में सरलता प्राप्त होती है। इस आधार वाक्य को ध्यान में रखते हुए हम अनेक प्रकार की रचनाओं को आगे बढ़ाते हैं। रचनाओं में बात की जाए तो गद्य की विधाओं में नाटक, एकांकी, यात्रा वृत्तांत के साथ साथ अनेक रचनाएं की गई हैं। उसमें अभी हमारे समाज में बड़ी प्रथा प्रचलित हो गई है कि हम अब स्वयं को एक कलाकार की तरह प्रदर्शित करने के लिए एक शब्द विशेष का प्रयोग छात्रों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, समाज के अन्य युवा वर्ग के द्वारा प्रयोग किया जाता है, और वो शब्द हीरो। आज यदि किसी माता पिता से पूछे तो वो भी कहता है मेरा बच्चा हीरो है। प्रत्येक साथी अपने आप दूसरे साथी को हीरो कहता है और स्वयं व्यक्ति भी अपने आप को हीरो कहता है, समझने लगता है। कई बार हम किसी शब्द विशेष का प्रयोग तो कर रहे होते हैं, लेकिन उस शब्द विशेष की विशेषता, व्यवस्था और उद्देश्य नहीं समझ रहे। ये शब्द नाटक अथवा कहानी के नायकों के लिए प्रयोग किया जाने लगा है, और इससे पहले इस शब्द के स्थान पर अभिनेता शब्द प्रचलित हुआ करता था, और इससे भी पूर्व जो शब्द प्रचलित था, यदि हम उस तह तक पहुंच पाए तो हमें पता चल पाएगा कि इस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। एक श्लोक संस्कृत साहित्य में संस्कृत व्याकरण के साथ पढ़ा जाता है कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद धिक्काम नौ पंचवारम, अर्थात नृत्तावसाने नटराज राजो, नटराज राजो, नृत्तावसाने अर्थात नृत्य करते समय नटराज
नटराज किसी विशिष्ट व्यक्तित्व का नाम है, अर्थात भगवान शिव को नटराज कहा जाता है। और नटराज उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका नृत्य सबसे अलग है, सबसे विशिष्ट है, और इसीलिए वो नटराज है। और नटराज का तात्पर्य होता है कलाकार से, जो कलाकार है वो नटराज है। जहाँ पर नट का तात्पर्य कलाकार है और राज का तात्पर्य श्रेष्ठता से, जो सभी कलाकारों में श्रेष्ठ हो, जो सभी कलाकारों पर राज कर सकता हो, वो नटराज है। तो नट का तात्पर्य हो गया कलाकार, और कलाकार का तात्पर्य अभिनेता से है, और अभिनेता का तात्पर्य हीरो से है, और हीरो का तात्पर्य नट से है। तो यदि हम अपने किसी मित्र को, अपने किसी शिष्य को नट कह दें तो शायद उसे अच्छा न लगे, लेकिन इसी शब्द को संशोधित करते हुए अगर हम उसे हीरो कह दें तो ये रुचिकर लगता है। इन्हीं शब्दों को विशिष्ट प्रकार से प्रदर्शित करने की कला ही साहित्य को जन्म देती है कि किस समय, कैसी परिस्थिति में कैसे शब्दों का चयन हमें करना है पात्रों के साथ। इसके बाद हम लोग अन्य विधाओं के विषय में व्यक्तिगत रूप से एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। उससे थोड़ा पहले जान लें कि रचनाओं को जन्म क्यों दिया जाता है, और इन रचनाओं को जन्म देने का अथवा लिखने का या साहित्य की रचना का उद्देश्य कौन कौन सा हो सकता है। कहा जाता है कि मानव मूल्यों को एक दूसरे के लिए स्थानांतरित करने का जो सबसे सरल और अच्छा माध्यम है वो साहित्य है। हम अपने भावों को, समाज की वास्तविकता को, समाज के यथार्थ को, निकट भविष्य में कैसी समस्याएं आ सकती हैं, वर्तमान भविष्य में कैसी समस्याएं दृष्टिगोचर हो रही हैं, और कैसा परिदृश्य आने वाले समय में हो सकता है, इस प्रकार की संभावनाओं को लेकर के जब भी कोई लेखन कार्य करते हैं तो वो एक नई सर्जना, एक नई रचना और एक नई कृति को जन्म देता है। वो रचना लेखों के माध्यम से गद्य की हो सकती है, पद्यों के माध्यम से काव्य में हो सकती है, और हम जैसी अभिव्यक्ति करना चाहें वो उस प्रकार की अभिव्यक्ति हम उस काव्य के अंतर्गत, उस गद्य के अंतर्गत कर लेते हैं, और यही हमारा लेखन होता है। और लेखन में सभी विधाओं का सामान्य परिचय हमें अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ना है, और पाठ्यक्रम के अंतर्गत जिन विधाओं का हमें सामान्य परिचय पढ़ना है उन विधाओं में नाटक है, एकांकी है, या और भी कई हैं। थोड़ा थोड़ा परिचय इस पर संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे विस्तार से हम लोग उसके विषय में जानते हैं। नाटक के लिए अगर बात की जाए तो नाटक में कहा जाता है कि पहले तो हमें जाने कि नाटक का तात्पर्य क्या है, नाटक को नाटक क्यों कहा जाता है। इसके लिए नाटक का जब हम संविच्छेद करते हैं इसमें इस प्रकार के दो शब्द निकल करके आते हैं, ना अटक। ना का तात्पर्य होता है बिना रुके, अटक का तात्पर्य रुकने से है, ना का तात्पर्य नहीं, अर्थात रुके बिना या बिना रुके जब हम कोई अभिनय करते हैं तो उसे नाटक कहा जाता है। अपने अभिनय में जब हम किसी दूसरे चरित्र को परिलक्षित करके, स्वयं में धारण करके और बिना किसी संकोच अथवा समस्या के हम उस व्यक्ति जैसा अभिनय कर लें, यही नाटक है। जैसे जब किसी सामान्य कलाकार को यदि राजा बनाया जाए किसी नाटक में तो उसकी चाल, उसका आहार, उसका व्यवहार, उसकी वेशभूषा, उसकी वाणी वो राजा की तरह होनी चाहिए, है ना, यही नाटक है। किसी को यदि भिखारी बना दिया जाए तो उसकी दशा मलिन होनी चाहिए, उसकी वाणी नम्र होनी चाहिए, उसकी वेशभूषा साधारण रहनी चाहिए, यही नाटक है। अर्थात हमें बिना रुके हुए जब हम कोई भी अभिनय करेंगे तो वो नाटक होगा। संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत साहित्य में इसकी अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं बताई गई हैं। जैसे कहा जाता है कि नाटक वास्तव में उसे कहते हैं जिसमें कम से कम 5 और अधिकतम 10 अंक हों, है ना। संस्कृत साहित्य में इस प्रकार की चर्चा बार बार की गई है।
इसके अलावा वर्तमान समय में अब अनेक प्रकार के नाटक प्रचलित हो गए, जैसे 1 अंक वाले नाटक, 5 अंक से कम वाले नाटक, 10 अंक से अधिक वाले नाटक। तो इन प्रकार के नाटकों को अलग अलग नाम दे दिया गया, उनकी व्यवस्था के आधार पर, अभिनय करने वाले पात्रों अर्थात नायकों के आधार पर, अभिनय करने वाले महिला पात्रों के आधार पर अर्थात नायिकाओं के आधार पर, अभिनय करने वाले धूर्त नायकों के आधार पर अर्थात खलनायकों के आधार पर। इस प्रकार से नाटक के 10 प्रकार संस्कृत साहित्य और व्याकरण में बताए गए, जिनका आधार हिंदी में रखा जाता है। तो इस प्रकार से हम नाटक को समझ सकते हैं कि नाटक के भेद कितने होते हैं, नाटक कितने अंक का होना चाहिए। वर्तमान समय में जो सबसे ज़्यादा परिचित नाटक है, नाटक श्रेणी है, वो 1 अंक के नाटक वाली है, जिसका सही नाम वर्तमान समय में एकांकी रखा गया है। कई बार हम इस समस्या में रहते हैं कि क्या एकांकी को हम नाटक कह सकते हैं अथवा किसी नाटक को एकांकी कह सकते हैं। इसमें हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम किसी भी एकांकी को नाटक कह सकते हैं, अर्थात एकांकी नाटक है, लेकिन किसी नाटक को हम एकांकी नहीं कह सकते। उसका कारण यह है कि एकांकी की कुछ विशेषताएं हैं जो नाटक में नहीं हो सकती, और नाटक की जो विशेषताएं हैं वो एकांकी में हो सकती है। जैसे एकांकी के लिए कहा जाता है कि एकांकी 1 अंक का होना चाहिए, एकांकी में एक ही सामान्य कथा होनी चाहिए, अर्थात समस्या केवल एक होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा की समस्या हो, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे वो दहेज की समस्या हो, अर्थात समाज की कोई भी समस्या हो, उन समस्याओं में से हमें अपनी एक एकांकी में केवल एक समस्या का चयन करना है, और उस एक समस्या पर ही जब हम कोई लेख नाटक की तरह करते हैं तो वो एकांकी कहलाता है। इसमें पात्रों की संख्या सीमित हो और एक ही अंक के अंत में चरमोत्कर्ष होना चाहिए, यह एकांकी की सबसे बड़ी विशेषता है। नाटक में अगर हम बात करेंगे तो कम से कम 5 अंक, अधिकतम 10 अंकों की बात कही जाती है, और इसमें 1 से अधिक कहानियाँ हो सकती, 1 से अधिक समस्याएं हो सकती हैं। जिस नायक की बात की जाती है उसके जन्म से लेकर के उस स्थान तक, उस समस्या, उस व्यवस्था तक हमें ले जाना होता है जहाँ पर हमें अपने नाटक को समाप्त करना है। हो सकता है जन्म, शिक्षा, विवाह और कार्यक्षेत्र की बात कर ली जाए, हो सकता है कि उसकी बेरोजगारी, शिक्षा और उसके शासन, उसकी सफलता तक की बात कर ली जाए। इसलिए नाटक में थोड़ा विस्तृत होता है और एकांकी में केवल हमें एक समस्या का ही चयन करना है। इस प्रकार से नाटक के बाद सबसे अधिक जिस समस्या की बात करनी